हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं सीए पंकज सरावगी और आज की जो वीडियो है वो है सीएमए इंटर स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी दिसंबर 2025 में एग्जाम दिए थे या फिर इसके बाद एग्जाम देने वाले हैं। क्योंकि आज की वीडियो में हम जो हमारा पेपर नंबर 11 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बीडीए का दिसंबर 2025 में एग्जाम हुआ था उसका आज हम 100% डिटेल में मोस्ट डिटेल सॉल्यूशन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि मैंने एमसीक्यू के आंसर आपको सेम डे जिस दिन एग्जाम हुआ था उस दिन प्रोवाइड करवा दिए थे, बट इस वीडियो में एक बार मैं एमसीक्यू दोबारा रिपीट करके देन सेक्शन बी का सॉल्यूशन आपको करवा दूंगा, ताकि आप फ्यूचर में अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको एमसीक्यू के सॉल्यूशन के लिए अलग वीडियो और सेक्शन बी के लिए अलग वीडियो ना देखना पड़े। दिस इज ओनली द पर्पज कि मैं सेक्शन ए यहां पे दोबारा से रिपीट कर दूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे हो नए तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हर बार एग्जाम के बाद हम आपके लिए इस तरीके की सजेस्टेड आंसर की सीरीज लेकर आते हैं जिसके अंदर मेरे जो भी सब्जेक्ट्स हैं, दैट इज ग्रुप 1 में कॉस्ट अकाउंटिंग, ग्रुप 2 में ओएमएसएम एफएमबीडीए मैनेजमेंट अकाउंटिंग और सीएमए फाइनल में एससीएम और एसएफएम के सजेस्टेड आंसर्स हम आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि आप अपने आंसर सजेस्टेड आंसर से मैच कर सको एक तरीके से और एक आइडिया ले सको, रफली एक आइडिया ले सको कि आप कितना स्कोर वहां पे कर सकते हो। इसी सीक्वेंस में ऑलरेडी मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं दिसंबर 2025 का। कॉस्ट अकाउंटिंग का भी सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करा चुका हूं दिसंबर 2025 का। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एफएमबीडीए का। इसके अलावा फाइनल लेवल पे एसएफएम का भी सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूं। तो अगर आप में से किसी ने वो वीडियोस नहीं देखे और आपके लिए रेलिवेंट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, एसएफएम, जो भी जिस भी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट है, वो आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में सजेस्टेड आंसर दिसंबर 2025 की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट मैं सेक्शन ए से ही करूंगा ताकि आपको अलग अलग वीडियोस ना रेफर करनी पड़े। सेक्शन ए जैसा कि हमें पता है सर कंपलसरी क्वेश्चन था जिसमें दो दो नंबर के 15 एमसीक्यू हमेशा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शेयर होल्डर वेल्थ ऑफ ए कंपनी इज प्रेजेंटेड बाई, तो इसका आंसर था बी, द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ओवन मल्टीप्लाई बाय द करंट मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर। तो सिंपल करंट मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर जो होता है उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो आपको शेयर होल्डर वेल्थ पता लग जाती है। सेकंड जो एमसीक्यू था वो भी थ्योरेटिकली था। अकॉर्डिंग टू हॉर्न एंड वाचोविक्स, द ग्रेटर द वेरिएबिलिटी इन रिटर्न द ब्लैंक द सिक्योरिटी सेड टू बी रिस्की। सर जितनी ज्यादा वेरिएबिलिटी होती है उतनी ज्यादा रिस्क होती है, तो इसका करेक्ट आंसर था सी, रिस्कियर। इसके बाद थर्ड एमसीक्यू जो आपको देखने को मिला वो देखने को मिल गया प्रैक्टिकल फ्रॉम टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इफ द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम, अगर नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम है, कंपाउंडिंग जो होनी है पूरे साल में वो 4 बार होनी है, मतलब क्वार्टरली कंपाउंडिंग होनी है, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आपको सिंपल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना था। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है लेकिन 4 बार कंपाउंडिंग होनी है, तो 0.12 इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ कंपाउंडिंग की पावर नंबर ऑफ कंपाउंडिंग -1 करोगे, आपको आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पता लग जाता है। दैट विल कम 0.1255 परसेंटेज टर्म इट वाज 12.55%। ऑप्शन ए वाज द करेक्ट आंसर। इसके बाद फोर्थ एमसीक्यू फिर से आपको प्रैक्टिकल देखने को मिल गया था। ब्लैंक रेफर टू द यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक टू रेगुलेट द अवेलेबिलिटी कॉस्ट एंड यूज ऑफ मनी एंड क्रेडिट। तो सर मॉनिटरी पॉलिसी है, मॉनिटरी पॉलिसी रेफर टू द यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक टू रेगुलेट द अवेलेबिलिटी कॉस्ट एंड यूज ऑफ मनी एंड क्रेडिट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। इसके बाद फिफ्थ एमसीक्यू आपको फिर से थ्योरी एमसीक्यू देखने को मिल गया था जिसमें जीडीआर की बात की गई थी, ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट आर इश्यूड टू, इसका करेक्ट आंसर फोर्थ था, नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर्स अगेंस्ट पब्लिकली ट्रेडेड शेयर्स ऑफ द इशूइंग कंपनीज एंड डिनोमिनेटेड इन डॉलर्स। तो पहले 5 एमसीक्यू में केवल और केवल एक प्रैक्टिकल, 4 थ्योरी एमसीक्यू देखने को मिले थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको अगेन थ्योरी ही देखने को मिला बट प्रैक्टिकल बेस पे आप इसको कर सकते थे। If firm want to increase its current ratio from 1.5 is to 1 to 2, सिंपल सी बात करूं, 1.5 से 2 करना चाह रहे हो, 1.5 से 2 करना चाह रहे हो करंट रेशियो, which action would be most prudent from the viewpoint of a financial manager? तो इसका आंसर करेक्ट था डी,
सेलिंग ऑब्सोलीट फर्नीचर एंड फिक्सचर ऑफ द फर्म एट कैश। अगर आप ऑब्सोलीट फर्नीचर एंड फिक्सचर बेचोगे वो भी कैश पे, तो आपका कैश बढ़ेगा, आपका कैश बढ़ेगा, उधर फिक्स्ड एसेट पे इंपैक्ट आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सर कैश बढ़ेगा तो अपने आप ही करंट एसेट्स बढ़ेगी, और करंट एसेट बढ़ेगी तो करंट रेशियो भी बढ़ेगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट सेवंथ आपको प्रैक्टिकल एमसीक्यू देखने को मिल गया था। एमजे लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वेयर यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसका सिंपल फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन में इंटरेस्ट। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2,10,000। सर ये तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स ही गिवन था 210। रेट ऑफ इनकम टैक्स है 30%, तो 2,10,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट करोगे तो आप अर्निंग बिफोर टैक्स पे पहुंच जाओगे। एंड देयर इज 15% डिवेंचर ऑफ 3 लाख, तो 3 लाख का 15% 45,000 रुपए, 45,000 का आपका इंटरेस्ट है। तो ईबीआईटी तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, ईबीआईटी अपॉन में इंटरेस्ट। अब ईबीआईटी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो ये अर्निंग आफ्टर टैक्स है, इसको बिफोर टैक्स लेके जाओ तो डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, ये आपका बिफोर टैक्स आ गया। बिफोर टैक्स में वापस इंटरेस्ट एड बैक कर दो, आप अपना ईबीआईटी पे पहुंच गए, आप अपना ईबीआईटी पे पहुंच गए। डिवाइड बाय तो इंटरेस्ट है ही 45,000 का, तो इसका करेक्ट आंसर था आपका 7.67, बी वाज द करेक्ट आंसर। तो सेकंड एमसीक्यू आपको देखने को यहां पे मिल रहा है जो कि प्रैक्टिकल है। इसके बाद 8 था आपका, इफ द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 8% आरएफ, रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो 12% आरएम, बीटा है 1.5, then the expected rate of return according to CAPM is equal to, सिंपल फॉर्मूला लग जाना था RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, 8 प्लस 1.5 इंटू 12 माइनस 8, जिसका आंसर यहां पे आ रहा था आपका 14% का, 14%। बी वाज द करेक्ट आंसर, बी वाज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपको 9th फिर से थ्योरी एमसीक्यू दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिक्वायर टैक्स एडजस्टमेंट। सर कॉस्ट ऑफ डेट जो होता है उसमें आप इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स लेते हो, बाकी तो इक्विटी प्रेफरेंस और रिटेन्ड अर्निंग में आफ्टर टैक्स नहीं करने की जरूरत पड़ती है आपको। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट वाज द 10th वन, थ्योरी वो प्रैक्टिकल, कार्तिकेय लिमिटेड प्रोवाइड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कैपिटल बस्टिंग में से पेबैक पीरियड आपको बता दिया था 3.76 ईयर है, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड आपको बता दिया था 3.95 है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आपको बता दिया था 1583,892 है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो आपको 14 लाख बता दिया था। तो सर ये पेबैक डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए गिवन थे, क्योंकि आपसे पूछा तो केवल और केवल प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स गया था, जिसका फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय इनिशियल कैश आउटफ्लो या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। 1583,892 डिवाइडेड बाय 14 लाख करना था, आपको सीधा सीधा अपना आंसर यहां पे मिल जाना था, दैट वाज 1.13 टाइम्स, 1.13 टाइम्स। ऑप्शन ए वाज द करेक्ट आंसर। इसके बाद 11th भी आपको प्रैक्टिकल एमसीक्यू देखने को मिल गया था। ए प्रोजेक्ट विद अगेन कैपिटल वेस्टिंग में से इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 60 लाख का, लाइफ है इसकी 12 साल की, जनरेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स है 15 लाख रुपए पर एनम, यू हैव टू कैलकुलेट पेबैक रेसिप्रोकल इन परसेंटेज ऑफ द प्रोजेक्ट। सर या तो आप पेबैक कैलकुलेट करके उसको इन्वर्स कर दो, नहीं तो जो पेबैक पीरियड का फॉर्मूला होता है उसी को डायरेक्ट आप उल्टा लिख दो। पेबैक पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? इनिशियल कैश आउटफ्लो अपॉन में एनुअल कैश इनफ्लो, ये है पेबैक का उल्टा रेसिप्रोकल, तो उसका उल्टा फॉर्मूला लिख दो एनुअल कैश इनफ्लो अपॉन में इनिशियल कैश आउटफ्लो। एनुअल कैश इनफ्लो क्वेश्चन में 15 लाख है, इनिशियल कैश आउटफ्लो 60 लाख है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो 25% आपका आंसर आएगा। तो पेबैक रेसिप्रोकल आएगा आपका 25%। इसके बाद नेक्स्ट आपको थ्योरी क्वेश्चन देखने को मिल गया था वर्किंग कैपिटल इन्वेंटरी मैनेजमेंट में से, इन ब्लैंक रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड बाय द कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट व्हिच रिफ्लेक्ट द फिजिकल मूवमेंट ऑफ स्टॉक्स एंड देयर करंट बैलेंस। सर आंसर था डी, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। इसके बाद 13th आपको फिर से एक हल्का फुल्का सा प्रैक्टिकल एमसीक्यू देखने को मिल गया। एक्स लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रोडक्ट टू मोर देन 500 रिटेलर, कंपनी का कलेक्शन पीरियड था 35 डेज एंड इट कीप्स इट्स इन्वेंट्री फॉर 15 डेज। तो ऑपरेटिंग साइकिल जस्ट इन दोनों का एडिशन था 35 प्लस 15, 50 डेज वाज द करेक्ट आंसर। इसके बाद लास्ट दो एमसीक्यू आपको देखने को मिल गए बीडीए वाले पार्ट में से 14th एंड 15th। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन डिस्क्राइब, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, और 15th आपका ब्लैंक इज नीदर एन आईटी
nor a business skill set but exist as a separate field of expertise. तो इसका आंसर था DPA, that is Data Presentation Architecture. तो एफएम में इस तरीके से ये 15 एमसीक्यू पूछे गए थे. सॉल्यूशन मैं आपको ऑलरेडी भी दे चुका था एग्जाम वाले सेम डे, बट दोबारा कराने के पीछे जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको जब भी ये वीडियो देखना हो, सिंपल सी बात करूं, जब भी आपको दिसंबर 2025 के आंसर देखने हो, एमसीक्यू के आंसर अलग, सेक्शन बी के आंसर अलग अलग ना देखने पड़े, दिस इज ओनली द रीजन कि 10 मिनट स्टार्टिंग में लगा के मैंने आपको ये एमसीक्यू एक बार दोबारा से बता दिया. और इससे आपको हिंट ये लेना है कि सर आगे आने वाले एग्जाम में अगर आपको फ्यूचर में एग्जाम देने हैं, तो उस सिचुएशन में अगर मैं बात करूं, अगर दिसंबर 25 में एग्जाम दे चुके हो, वेल गुड. अगर आप देख रहे हो कि आपको पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर अगर आप देख रहे हो और आपके एग्जाम जून 26 या ऑनवर्ड्स आगे है, तो सिंपल सी बात है, आपको एक आइडिया लेना है कि सर प्रैक्टिकल थ्योरी का पोर्शन, इसमें प्रैक्टिकल काफी कम पूछा गया था इस बारी. अगर मैं बात करूं 6 एमसीक्यू प्रैक्टिकल था, बाकी थ्योरी एमसीक्यू आपको देखने को मिल रहा था. तो फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से आप एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी पे कंसंट्रेट करके जरूर जाएं. इसके बाद जैसा कि आपका वेट अब खत्म होता है, क्योंकि आप वेट कर रहे हो सेक्शन बी का. सेक्शन ए के तो ऑलरेडी सॉल्यूशन आपको मिल ही चुके थे. सेक्शन बी का, सेक्शन बी में एज सच कोई चेंज नहीं था पेपर के पैटर्न को लेकर. वही 7 क्वेश्चंस गिवन थे, जिसमें से अपने को 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे. हर क्वेश्चन की वेटेज 14 मार्क्स की थी और हर क्वेश्चन में 2-2 पार्ट कर दिए थे. क्वेश्चन नंबर 2 जो कि थ्योरी था, एज एक्सपेक्टेड था. पार्ट ए इसमें था व्हाट डू यू मीन बाय टर्म रेपो, का मतलब क्या होता है, और आपको रेपो के फीचर्स बताने थे. रेपो क्या होता है और उसके फीचर्स आपको बताने थे. थ्योरी क्वेश्चन है, आंसर मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है. आप इसको एक बार रीड जरूर करके देखें. अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो देखो कि आपने कितना ठीक किया. रेपो का मतलब और इसके फीचर्स मैंने यहाँ पे आपको दे दिए हैं. हालांकि 8 फीचर्स हैं, लेकिन अगर आपने यहाँ पे रेपो का सही मीनिंग लिख के 6 पॉइंट भी लिखे होंगे, 6 पॉइंट भी फीचर्स के लिखे होंगे, तो मोर देन सफिशिएंट है 7 नंबर के आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से. इसके बाद जो बी पार्ट था, दैट वाज गिवन फ्रॉम बीडीए, ब्रीफली डिस्कस द प्रोसेस ऑफ डेटा माइनिंग, आपको बताना था. तो डेटा माइनिंग की पूरी प्रोसेस स्लाइड्स मैंने यहाँ पे दे दी आपको, जो कि हम क्लासेस में करवाते हैं. वही स्लाइड मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी है. 4 स्टेप्स है, सिंपल सी बात है, 4 स्टेप्स है प्रोसेस के, वो आपको यहाँ पे लिख के आने थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो एक बार जरूर चेक कीजिए कि आपने आंसर कितना ठीक किया है. और जो मैं आपको यहाँ पे आंसर दिखा रहा हूं, अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो इसका पीडीएफ आप हमारी मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हो. मोबाइल ऐप का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा. मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए. मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन में जाएंगे, तो स्टोर सेक्शन में आपको इसका पीडीएफ सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा. सर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 अगर मैं देखता हूं, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट ए था, दैट वाज गिवन फ्रॉम रेशियो एनालिसिस ऑफ 7 मार्क्स क्वेश्चन, जिसमें थोड़ी दिक्कत परेशानी तो थी. क्वेश्चन में ही दिक्कत परेशानी थी, तो ऑफ कोर्स इसके सॉल्यूशन में भी आपको दिक्कत परेशानी आई होगी आई थिंक. देखते हैं क्या था क्वेश्चन. वीनस कंपनी लिस्टेड इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन as extracted from its financial statement for the year 2024-25. A financial institution is interested in investing in the shares of the company and requires some ratios to be calculated. तो आपसे वो रेशियो कैलकुलेट करवाना चाह रहे थे. इसके लिए आपको डिविडेंड पर शेयर दिया, दैट इज डी गिवन था. मार्केट प्राइस पर शेयर आपको दे दिया था, दैट इज एमपीएस गिवन था. एनुअल अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन था 2 लाख रुपए. एनुअल अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन था 2 लाख रुपए. तो अर्निंग आफ्टर टैक्स ही है ये, तो आफ्टर इंटरेस्ट और आफ्टर टैक्स. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर थे 4 लाख. बुक वैल्यू पर इक्विटी शेयर था 30 रुपीज. फेस वैल्यू की अगर बात करोगे तो 2 रुपए. नंबर ऑफ डिबेंचर थे 1 लाख और फेस वैल्यू था डिबेंचर का 8 रुपए. क्वेश्चन की पहली डिमांड थी आपको डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करना था. सर डिविडेंड यील्ड का काफी ज्यादा सिंपल से एप्लीकेशन था. डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर अपॉन में मार्केट प्राइस पर शेयर, जो कि आप यहां पे डिविडेंड पर शेयर 40 पैसा देख पा रहे हो और मार्केट प्राइस 10 रुपए. तो 40 पैसा डिवाइड बाय 10 और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 आपको करना था. तो डिविडेंड यील्ड आपका 4% आना था.
इसमें मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी हुई होगी। सेकेंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, सेकेंड रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड भी सिंपल था, अर्निंग पर शेयर पूछा था, जिसका फॉर्मूला होता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। क्वेश्चन में प्रेफरेंस तो दिखा नहीं, तो जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है वही अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर होगा, और पर शेयर निकालना है तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपने करना था। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ईएटी 2 लाख रुपए गिवन था, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपको 4 लाख रुपए गिवन था, तो 50 पैसा यहां पे आपका ईपीएस कैलकुलेट होके आ जाना था, 50 पैसा पर शेयर। इसके बाद इसमें भी किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इसके बाद थर्ड पॉइंट था प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग का तो फॉर्मूला यहीं पे लिखा हुआ ही होता है, पी अपॉन में ई। पी मतलब प्राइस पर शेयर और ई अपॉन में अर्निंग पर शेयर। प्राइस पर शेयर क्वेश्चन में आपके पास गिवन है ऑलरेडी 10 रुपए का, और अर्निंग पर शेयर आपने अभी अभी कैलकुलेट किया ही था 50 पैसा। तो सिंपल मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन में अर्निंग पर शेयर 10 अपॉन में 0.5, 20 टाइम्स आपका यहाँ पे पीई रेशियो आना था। ये भी आई होप सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया होगा, क्योंकि इसमें भी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात थी नहीं। इसके बाद फोर्थ रिक्वायरमेंट जो है वो थी पे आउट रेशियो। पे आउट रेशियो का फॉर्मूला होता है डी अपॉन में ई इंटू 100, दैट इज डिविडेंड पर शेयर अपॉन में अर्निंग पर शेयर इंटू 100। डिविडेंड पर शेयर आपके पास क्वेश्चन में गिवन था 40 पैसा, अर्निंग पर शेयर आपने कैलकुलेट किया था 50 पैसा, तो 40 पैसा डिवाइड बाय 50 पैसा इंटू 100, 80% आपका पे आउट रेशियो था। ये भी सब बच्चों का बिल्कुल 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 सही हुआ होगा। इसके बाद फिफ्थ रिक्वायरमेंट थी वैल्यूएशन रेशियो। वैल्यूएशन रेशियो में हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत आई हो कि सर ये वैल्यूएशन रेशियो का मतलब क्या है। तो वैल्यूएशन रेशियो का मतलब होता है मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू बतानी होती है, एमवी टू बीवी होता है, मतलब मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाई बुक वैल्यू पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर तो क्वेश्चन में गिवन था 10 रुपए, और सर बुक वैल्यू पर शेयर भी क्वेश्चन में ही गिवन था। मार्केट प्राइस पर शेयर तो क्वेश्चन में गिवन था 10 रुपए का, और बुक वैल्यू पर शेयर भी क्वेश्चन में गिवन था 30 रुपए का। तो 10 अपॉन में 30 कर देना था, सिंपल सी बात है। तो यहां पे आपका ये 0.33 आंसर आ जाता। हो सकता है वैल्यूएशन रेशियो में आपको दिक्कत आई हो कि करना क्या है, तो वैल्यूएशन रेशियो एमवी अपॉन में बीवी होता है। इसके बाद दिक्कत थी क्वेश्चन में सिक्स्थ रेशियो को लेकर, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आरओसीई। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हम सबको पता है सर, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। ईबीआईटी अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। अब क्वेश्चन में दिक्कत कहां थी वो बताता हूं। क्वेश्चन में दिक्कत ये थी कि सर आपको अर्निंग आफ्टर टैक्स तो दिया गया, अब अर्निंग आफ्टर टैक्स से मैं ईबीआईटी पे पहुंच जाता, कोई दिक्कत नहीं है। सर कैसे पहुंचते, ईएटी में अगर मैं टैक्स ऐड करता और इंटरेस्ट ऐड करता तो मैं अपना ईबीआईटी पे पहुंच जाता, लेकिन क्वेश्चन में टैक्स का रेट नहीं था। सर चलो टैक्स का रेट ना भी गिवन हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, मैं इंटरेस्ट ऐड करके ईबीआईटी पे पहुंच जाता। सर क्वेश्चन में इंटरेस्ट भी नहीं था, लेकिन चलो इंटरेस्ट भी ना दे क्वेश्चन, लेकिन दिक्कत क्वेश्चन में यह है सर आपने डिबेंचर तो बता दिए, आपके डिबेंचर तो हैं, तो अगर आपके डिबेंचर है तो इंटरेस्ट भी तो होगा। वो इंटरेस्ट का रेट कहीं पे मेंशन नहीं है, वो इंटरेस्ट की अमाउंट कहीं पे मेंशन नहीं है। तो दिस वाज द प्रॉब्लम इन द क्वेश्चन, दिस वाज द प्रॉब्लम इन द क्वेश्चन। तो ये सीधी सीधी क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम फेस की गई। तो इस वजह से अब देखो सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट खराब करने वाली बात है, बट देखना बनता है कि इंस्टीट्यूट आंसर किस तरीके से देता है। हो सकता है कि इंस्टीट्यूट कोई टैक्स का रेट एज्यूम कर ले, हो सकता है इंस्टीट्यूट कोई इंटरेस्ट का रेट भी एज्यूम कर ले, या फिर ये हो सकता है कि अजम्पशन वही सिंपल सी बात है कि ना क्वेश्चन में टैक्स गिवन है ना इंटरेस्ट गिवन है, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स को ही आप ईबीआईटी मान के चलो। तो फिलहाल मुझे जो सॉल्यूशन, जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से जो सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, तो मुझे ये सॉल्यूशन समझ में आ रहा है कि सर ईबीआईटी और ईएटी को सेम ही एज्यूम कर लिया जाए, 2 लाख रुपए। डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड में अपने को कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें पता है डेट प्लस इक्विटी होता है, डेट प्लस इक्विटी होता है। अब डेट की मैं बात करूं तो डेट में सिंपल 1 लाख डिबेंचर्स थे, और इसकी फेस वैल्यू गिवन थी 8 रुपए, और इसका कोई मार्केट प्राइस वगैरह अलग से गिवन है नहीं, तो सिंपल बुक वैल्यू पे ही लेना होता है, वैसे भी 8 लाख रुपए ले लिया। इक्विटी की अगर मैं बात करूं तो इक्विटी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 4 लाख है, और बुक वैल्यू पर इक्विटी शेयर है 30 रुपीज,
तो ये 1,20,00,000 रुपए आ गया, तो टोटल आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 1,28 लाख। अकॉर्डिंगली इसके बेसिस पे तो इसका आंसर 1.5625% आ रहा है, जो कि कोई लॉजिकल आंसर तो नहीं लग रहा मुझे। और यहां पे इंस्टीट्यूट का एक अदर सॉल्यूशन भी हो सकता है। चलो ईबीआईटी के साथ तो जो भी छेड़खानी की जाए, हो सकता है वो 2 लाख की कंसीडर करे, कोई टैक्स का रेट अज्यूम करे, कोई इंटरेस्ट का रेट अज्यूम करे। अदरवाइज कैपिटल एम्प्लॉयड में भी अगर मैं बात करूं तो कॉन्सेप्ट यही कहता है कि सर कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी बुक वैल्यू पे ही वैल्यूएशन किया जाता है। अब देखना बनता है कि इंस्टीट्यूट कहीं इसको फेस वैल्यू पे ना करके दे दे। कॉन्सेप्चुअली मैं बात करूं, कॉन्सेप्ट यही कहता है कि सर बुक वैल्यू पे कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, जो इक्विटी होता है। सिंपल सी बात है, इक्विटी में क्या केवल इक्विटी शेयर कैपिटल लेते हो, या फिर कोई रिटेन्ड अर्निंग वगैरह होता है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस होता है, कोई रिजर्व वगैरह होता है, वो भी लेते हो? सर बिल्कुल वो भी लेते हैं। तो उन सबको मिलाकर ही तो बुक वैल्यू बनती है, तो लेना तो बुक वैल्यू पे ही होता है। तो मैंने आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली करवाया है। बाकी इसके लिए मैं यही कहूंगा, इंस्टीट्यूट का एक बार सॉल्यूशन जरूर मैं भी देखूंगा, आप भी देखना कि इंस्टीट्यूट ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरीके से आपको कैलकुलेट करके देता है। इसके बाद जो लास्ट रेशियो था दैट वाज द डेट इक्विटी रेशियो। मैं बिल्कुल ये भी कॉन्सेप्चुअली जा रहा हूं, डेट अपॉन में इक्विटी। डेट आपका 8 लाख रुपए था, इक्विटी आपका 1,20,00,000 था, तो ये मेरा 0.06667 आएगा। यहां पे भी ऐसा कुछ हो सकता है कि इंस्टीट्यूट अपने सजेस्टेड आंसर में डेट अपॉन में इक्विटी लेते वक्त इक्विटी में फेस वैल्यू ले ले, तो ऐसा भी हो सकता है कि 1:1 इसका आंसर दे दिया जाए। तो इसको देखना पड़ेगा एक बार। कॉन्सेप्चुअली डेट इक्विटी रेशियो मैंने आपको बिल्कुल ठीक कराया है, क्योंकि इक्विटी बुक वैल्यू पर ही वैल्यू किया जाता है। बाकी इसमें वही कहूंगा, सिक्स्थ जो पॉइंट था दैट वाज द प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि डिबेंचर दिख रहे हैं, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने नहीं दिया, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। टैक्स ना भी दो चलेगा, लेकिन डिबेंचर दिख रहे हैं और इंटरेस्ट नहीं दिख रहा, तो वो मेरे को डाइजेस्ट नहीं होता जल्दी से। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 2A जो है, पहले 5 पॉइंट में दिक्कत आनी नहीं चाहिए। 6th और 7th जो है, 7th में भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। 6th जो है वो एक प्रॉब्लमेटिक पॉइंट था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3B की तरफ बढ़ते हैं। तो एज एक्सपेक्टेड, जैसा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं सर, या तो कैश फ्लो में से आएगा या फंड फ्लो में से आएगा, तो यहां पे आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन यहां पे दिखाई दिया। कैलकुलेट द नेट कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा तो बनाना ही नहीं था, केवल और केवल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से ही आपको कैश फ्लो कैलकुलेट करना था। सिंपल क्वेश्चन देख लो। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st December 2024 एंड 2025। लैंड आपको बता दी थी 18 और 16, बिल्डिंग आपको बता दी, मशीनरी बता दी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बता दिए, फर्नीचर बता दिए। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहते हैं डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर ड्यूरिंग द ईयर 2025 10,000, डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग 20,000, डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन मशीनरी 25,000। मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 80,000 थी, आपने 75,000 रुपए में बेच दी, 5,000 रुपए का नुकसान हो गया। और लैंड जो है वो आपने बेची है 90,000 के प्रॉफिट पे। क्वेश्चन ने बोला है कि यहाँ पे वर्किंग दिखा देना, तो वर्किंग में तो वही है, आप अकाउंट बना सकते हो इंडिविजुअली अलग अलग, लेकिन जितने जरूरी होंगे मैं वहां पे यहाँ पे बनवा दूंगा। बाकी आप डायरेक्ट भी कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे कि लैंड है, सर लैंड आपकी 18 से 16 हो गई, और क्वेश्चन ने कहा है कि लैंड हमने जो बेची है वो 90,000 के प्रॉफिट पे बेची है। तो सिंपल सी बात है, 2 लाख रुपए की कॉस्ट की लैंड आपने 90,000 प्रॉफिट मतलब 290 में बेची है, तो सेल ऑफ लैंड आ जाएगा 2,90,000 रुपए, जो कि ऑफकोर्स रिसिप्ट है, तो पॉजिटिव फिगर आएगी। सेकंड, बिल्डिंग आपकी 20 लाख से 19,80,000 हो गई, और बिल्डिंग को लेकर केवल और केवल एक छोटा सा पॉइंट यह है कि डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग 20,000 है। तो सर 20,000 का डेप्रीशिएशन लगाया तो 20 लाख से 19,80,000 हो गई। ना परचेज है इसका, ना कोई सेल है, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़नी। थर्ड पॉइंट था मशीनरी। सर मशीनरी को लेकर यहां पे 15 लाख से 18 लाख हो गई। तीसरा पॉइंट भी मशीनरी का है, चौथा पॉइंट भी मशीनरी का है, तो मैं यहां पे मशीनरी अकाउंट बना लेता हूं। ओपनिंग बैलेंस 15 लाख और क्लोजिंग बैलेंस 18 लाख। ओपनिंग बैलेंस 15 लाख और क्लोजिंग बैलेंस 18 लाख। क्वेश्चन ने कहा डेप्रीशिएशन चार्ज किया 25,000 रुपए का, तो भाई डेप्रीशिएशन आ गया 25,000 रुपए का। और क्वेश्चन ने कहा 80,000 की बुक वैल्यू की मशीन 75,000 में बेची, तो सेल से 75,000 रुपए आ गया और 5,000 रुपए आपका लॉस हो गया। तो एक तो ये सेल ऑफ मशीनरी आप दिखा दो इमीडिएट बेसिस पे, ताकि आप भूल ना जाओ
75,000 की, तो सेल ऑफ मशीनरी से तो आपके पास रिसिप्ट आएगी, तो पॉजिटिव में लिख दिया 75,000। और इस अकाउंट से आपको बैलेंसिंग फिगर में परचेज मिल गई मशीनरी की 4,05,000, जो कि आउटफ्लो आ जाएगा परचेज ऑफ मशीनरी 4,05,000। इसके अलावा नेक्स्ट था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, 90,000 से 2,10,000 हो गए। 90,000 से 2,10,000 होने का मतलब आपने 1,20,000 के इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं। और यहां पे अगर मैं बात करूं तो इन्वेस्टमेंट को लेकर कुछ भी नहीं है, तो सिंपल आपने 1,20,000 के इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं, तो मैंने यहां पे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट दिखा दिया। इसके अलावा फर्नीचर की बात करें तो 1,00,000 का फर्नीचर 1,20 हो गया था, साथ में आपने डेप्रिशिएशन भी लगा दिया था 10,000, तो सिंपल 1,00,000 पे 10,000 का डेप्रिशिएशन लगने के बाद ये 90,000 हो गया। बट आपके पास 1,20 है, तो मतलब 30,000 का फर्नीचर आपने परचेज किया है, तो परचेज ऑफ फर्नीचर भी दिखा दिया 30,000 रुपए नेगेटिव में। बस इसको प्लस माइनस करोगे, आपको आपका आंसर मिला, दैट वाज 1,90,000। 1,90,000 आउटफ्लो है, 1,90,000 का आउटफ्लो है। बस यही आपको क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट में करके देना था। 7 मार्क्स की वेटेज में काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा था। अगर मेरी इस पेपर में कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो, आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि कहां पे मेरी मिस्टेक है। और अगर आपका कहीं पे भी कोई अदर व्यू है, कोई अदर ओपिनियन है, तो आप बिल्कुल बताएं कि सर मेरा ये ओपिनियन है, तो मैं चेक कर लूंगा, देख लूंगा कि क्या आपका ओपिनियन भी ठीक है कि नहीं है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। तो हो सकता है कि भाई मैं किसी और तरीके से बता रहा हूं, आप किसी और तरीके से जा रहे हो और आपका आंसर भी ठीक हो। तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बिल्कुल आप बताइए कि आपका कितना क्या सही है, कहां पे आप मुझसे वेरी कर रहे हो, कितना स्कोर आप कर पा रहे हो। जो भी आपका ओपिनियन है बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर मैं बढ़ता हूं, तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए एज एक्सपेक्टेड था। सर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट या ट्रेंड एनालिसिस में से आना था, तो इस बार इन्होंने ट्रेंड एनालिसिस में से पूछा और काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। अगर मैं क्लियरली बात करूं, एक इन्होंने पूरा का पूरा ये स्टेटमेंट दे दिया और क्वेश्चन केवल आपसे क्या चाह रहा था, कंप्लीट द फॉलोइंग ट्रेंड एनालिसिस स्टेटमेंट ऑफ डी लिमिटेड। बस इसको कंप्लीट करना था। तो सर कंप्लीट करना था तो मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, मैंने इसको अपने सॉल्यूशन में कर लिया है कॉपी पेस्ट, और कॉपी पेस्ट मैंने करके इसको कंप्लीट कर दिया। सिंपल सी बात ये थी, सर सेल्स गिवन थी 10,000, 15,000 और 20,000। तो इसमें सिंपल आपके पास सेल्स गिवन थी 31 दिसंबर 2023 10,000, 24 15,000 और 25 20,000। अब होता क्या है, इसमें एक बेस ईयर आपको लेना होता है, और बेस ईयर यहाँ पे क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया है कि जो 23 का ईयर है वो बेस ईयर है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या लिखी हुई है यहाँ पे 100%। तो बस इसको बेस वैल्यू मान के आपने बाकी सबके परसेंटेज कैलकुलेट कर देने हैं। जैसे 15,000 10,000 का कितना परसेंट है, 150%। 20,000 10,000 का कितना परसेंट है, 200%। पहली रो सेल्स आपकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद सेकंड रो में आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है, बेस ईयर 23 की 7,000 वैल्यू गिवन है जो कि 100% है, और 2024 का परसेंटेज गिवन है 125%। तो सिंपल 7,000 का 125% करके 8750 आप लिख सकते हो, और 25 में ये 200% है, तो 7,000 का 200% 14,000 आप लिख सकते हो। ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें, 10,000 में से 7,000 माइनस करके 3,000 आ गया, 15,000 में से 875 माइनस 50 माइनस करके 6250 आ गया, 20 माइनस 14 करोगे 6,000 आ गया। इसके अलावा आपको ये परसेंटेज कैलकुलेट करके देने थे, ये तो बेस ईयर है तो 100 गिवन ही है। 6250 3000 का कितना परसेंट है, 208.33। 6000 3000 का कितना परसेंट है, 200। बस ट्रेंड एनालिसिस में यही बताना होता है आपको। एडमिन एक्सपेंस की अमाउंट आपके पास गिवन थी, बेस ईयर 100% है और ये गिवन ही है। एडमिन एक्सपेंस की पूरी रो आपके पास ऑलरेडी गिवन थी। फाइनेंस एक्सपेंसेस अमाउंट तीनों सालों की गिवन है, बेस ईयर 100% है, तो 625 500 का कितना परसेंट है, 125%, और 750 500 का कितना परसेंट है, 150%। इसके बाद सेलिंग एक्सपेंस की भी अमाउंट आपके पास गिवन है, बेस ईयर 100% है, तो 375 250 का 150% और 500 250 का 200% है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अमाउंट्स गिवन आपके पास, तो सिंपल, और ये पूरी रो ही गिवन है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की पूरी रो कंप्लीट थी ऑलरेडी। इनकम टैक्स की मैं बात करूं, इनकम टैक्स की अमाउंट गिवन है,
बेस ईयर का परसेंटेज गिवन है, तो 800 250 का कितना परसेंट है, 320%, और 1000 250 का 400% है। और लास्ट रो भी आपके पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की गिवन। तो बस आपको ये जो स्टेटमेंट था ये कॉपी करना था अपनी कॉपी के अंदर और परसेंटेज बता देने थे। और अगर आप कॉपी में कॉपी कर रहे हो तो ये फिगर्स कॉपी नहीं भी करोगे, जैसे ये वाली जो फिगर्स है, लेकिन चलो इसमें फिगर्स आपको फिल करनी थी, केवल ट्रेंड एनालिसिस आपको परसेंटेज बताना होता तो बात बन जाती, लेकिन यहाँ पे कुछ फिगर इस साइड में मिसिंग थी। तो बस आपको क्या करना था, आपको ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में गिवन था कॉपी करके जो फिल इन द ब्लैंक्स लाइक था, जहां जहां क्वेश्चन मार्क थे उसको फिल कर देना था 7 मार्क्स की वेटेज के लिए। इससे ज्यादा इजी तो ट्रेंड एनालिसिस का कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 एज एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, लेकिन काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन। जे लिमिटेड हैविंग एन एम्बिशियस प्लान फॉर फर्दर एक्सपेंशन is currently considering the possibility of raising 25 lakh rupees by issuing equity share, preference share or debenture. ठीक है। The book value and market value of the sources are as given. तीनों sources की book value और market value question में already given ही है। J Limited provide you further information regarding the cost which are expected to be incurred on the above mentioned issue of capital. Point number 1, the equity share of the company is currently selling for 150. P0 बता दिया था आपको 150. It is expected that the company will pay a dividend of 12 per share at the end of the next year. तो D1 बता दिया था आपको 12 रुपए, ग्रोथ आपको बता दी थी 7%, लेकिन कहते हैं कंपनी को 2 रुपए पर शेयर फ्लोटेशन कॉस्ट भी आएगी, तो 150 ना लेकर 148 ले लो। फॉर्मूला होता है आपका D1 अपॉन में नेट प्रोसीड 148 आ जाएगा, प्लस में ग्रोथ रेट आपका 0.07, तो ये आ जाएगा आपका 0.1511, 15.11% आप सबसे पहले अपना KE कैलकुलेट करके रख दोगे। इसके बाद सेकंड पॉइंट पढ़े, प्रेफरेंस से रिलेटेड द 11% रुपी 100 फेस वैल्यू प्रेफरेंस शेयर, तो 100 रुपए का 11%, 11 रुपए आपका प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया। 120 रुपए का सेल करेंगे, लेकिन हाउएवर द कंपनी विल हैव टू पे 4 रुपए आपकी अंडरराइटिंग कमीशन फ्लोटेशन कॉस्ट आएगी, तो जेब में 116 ही आना है, तो 11 अपॉन में 116, ये आपका KP आ जाएगा 9.48%, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आ जाएगा 9.48%। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 जो है, द कंपनी कैन सेल 10 ईयर बोलते ही समझ जाना कि रिडीमेबल की बात चल रही है। 500 रुपए की इसकी फेस वैल्यू है, 9% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और अंडरराइटिंग फीस है इसकी 2% ऑन द इश्यू प्राइस है। ध्यान देना, फेस वैल्यू का मत ले लेना, इश्यू प्राइस का लेना है, लेकिन यहां पे आई थिंक फेस वैल्यू ही इश्यू प्राइस है, क्योंकि और तो कुछ गिवन है नहीं। वुड बी इनकर्ड ऑन द इश्यू, ओनली इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल। तो सर इसके लिए तो आपको केडी का रिडीम्पशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट प्लस ब्रैकेट में आरवी माइनस एनपी अपॉन में एन होल डिवाइड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइड बाय 2। इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो 500 रुपए की फेस वैल्यू है, 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 45 रुपीज का इंटरेस्ट हो गया, इंटू 1 माइनस टैक्स रेट क्वेश्चन में नेक्स्ट लाइन में गिवन है 35% का, प्लस रिडम्पशन के लिए कुछ नहीं बोला तो फेस वैल्यू पे रिडीम करेंगे, माइनस तो माइनस की अगर मैं बात करूं 2% आपकी अंडरराइटिंग चला जाना है, 2% आपका अंडरराइटिंग चला जाना है। लेकिन एक चीज आपको यहां पे और भी ध्यान रखनी है, जब आप बेचोगे तो फेस वैल्यू पे नहीं बिकने वाला, क्योंकि ऊपर यहां पे आप देखोगे तो डिबेंचर की फेस वैल्यू 10 लाख है बुक वैल्यू, लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू केवल 9 लाख है। तो इसका मतलब 10 लाख डिवाइडेड बाई 500, तो नंबर ऑफ डिबेंचर जो है वो 2000 है, नंबर ऑफ डिबेंचर जो है वो 2000 है, जिसकी मार्केट वैल्यू तो केवल 9 लाख चल रही है, क्योंकि P0 या NP लिया जाता है। तो सर P0 है तो P0 लोगे 9 लाख डिवाइडेड बाई 2000, 450 रुपए का ही आपका मार्केट प्राइस आएगा। मैंने कैलकुलेट करके दिखाया होगा यहाँ पे, ये रहा मार्केट प्राइस और डिबेंचर 9 लाख, 2000 डिबेंचर्स है तो 450 का प्राइस है, 450 का प्राइस है तो 450 में इश्यू करूंगा, और उस इश्यू का 2% आपकी अंडरराइटिंग कमीशन लग जाना है, अंडरराइटिंग लग जाना है, हाँ अंडरराइटिंग फीस लग जानी है, तो आपके हाथ में 441 ही आना है। एनपी विल बी 441 डिवाइड बाय 10 साल के डिवेंचर है, होल डिवाइड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइड बाय 2, इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल कम 7.47%। इसके बाद क्वेश्चन क्या चाहता था, क्वेश्चन की सिंपल रिक्वायरमेंट थी, एज ए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू हैव टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, दोनों कंसीडर करके आपको आंसर दे देना था।
पहले मैंने यहाँ पे बुक वैल्यू कंसिडर कर लिया, स्टेटमेंट ऑफ WSCC बुक वैल्यू, सोर्सेज कॉपी किए क्वेश्चन से, इक्विटी प्रेफरेंस डिबेंचर, बुक वैल्यू कॉपी करी क्वेश्चन से 10 लाख, 5 लाख और 10 लाख, टोटल आया 25 लाख। 10 डिवाइड बाई 25, 5 डिवाइड बाई 25, 10 डिवाइड बाई 25, वेट्स निकाल दिए। इक्विटी का रेट आपने निकाला 0.1511, प्रेफरेंस का रेट आपने निकाला 0.0948, डिबेंचर का रेट आपने निकाला 0.0747, मल्टीप्लाई करके सम टोटल किया, आपको आपका WSCC एज पर बुक वैल्यू पता लग गया 10.93%। मार्केट वैल्यू में ज्यादा कुछ नहीं करना, जस्ट अमाउंट की जगह आपको मार्केट वैल्यू ले लेनी है। सोर्सेज कॉपी किए, क्वेश्चन में जो मार्केट वैल्यूज गिवन है वो कॉपी करी, 15, 6 और 9, 30 लाख, 15 डिवाइड बाई 30, 6 डिवाइड बाई 30, 9 डिवाइड बाई 30। कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम कॉपी पेस्ट किए जो कैलकुलेट किए थे, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला तो WSCC आया 11.69%। इजी क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। हाँ, बच्चों ने अगर कोई मिस्टेक करी हो तो कहां कर सकते हैं, तेरे डिबेंचर वाले टाइम पे हो सकता है आपने मार्केट प्राइस को इग्नोर कर दिया, गलत हो जाएगा अगर आपने मार्केट प्राइस को इग्नोर कर दिया तो, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर 500 रुपए की फेस वैल्यू है, मार्केट प्राइस अगर आपका 450 ही चल रहा है, आप डिबेंचर मार्केट में 500 में बेचने के लिए निकलोगे, नहीं बिकने वाला, 450 में ही बिकेगा। तो 450 इश्यू प्राइस है एक तरीके से, उसी का 2% आपको फ्लोटेशन कॉस्ट यहाँ पे माइनस करना था। बाकी इजी था, अगर आपने इस 9 लाख रुपए वाले पॉइंट को पकड़ लिया हो, डिबेंचर के मार्केट प्राइस को पकड़ लिया हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपने कोई मिस्टेक करी हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़े, तो क्वेश्चन नंबर 5 जैसा कि हमें पहले से ही पता होता है सर, फुल्ली डेडिकेटेड टू कैपिटल बस्टिंग होता है, चाहे वो पार्ट ए हो चाहे वो पार्ट बी हो, दोनों ही पार्ट हमें कैपिटल बस्टिंग में से देखने को मिलते हैं। और ये दोनों ही क्वेश्चन जो है वो आपको सेम डिट्टो क्वेश्चन ही देखने को मिले। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए और पार्ट बी दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन आप करके जाते हो अपनी क्लासेस के अंदर, केवल और केवल फिगर्स में चेंज किया। क्वेश्चन नंबर 5A में अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 5A में आपकी जो फिगर है, हम जो क्लासेस में क्वेश्चन करते हैं उससे इस फिगर को आधा कर दिया, बस बाकी कोई फर्क नहीं था, कैपिटल रैशनिंग का क्वेश्चन। और 5B जो था इसमें बाकी सब सेम था, जस्ट एनुअल कैश इनफ्लो हम अपनी क्लासेस में 40,000 पढ़ते हैं वहां पे 1 लाख कर दिया, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हम अपनी क्लास में जो 15% करते हैं यहाँ पे 12 कर दिया। बाकी पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिले दोनों क्वेश्चन, तो इसमें तो आपको स्कोर अच्छा करना चाहिए। 5A देख लेते हैं पहले, कैपिटल रैशनिंग का इनडिविजिबल प्रोजेक्ट का क्वेश्चन। 5 प्रोजेक्ट A, B, C, D और E are available to a company for consideration. The investment required for each project and the cash flow it yields are tabulated below. कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना कैश फ्लो आएगा बता दिया। ध्यान से कहते हैं प्रोजेक्ट B एंड E आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बी लोगे तो ई नहीं ले सकते, ई लोगे तो बी नहीं ले सकते, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% लेना है, जिसके फैक्टर आपको बताई दिए। एडवाइज विच कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट शुड बी टेकन अप फॉर ए टोटल कैपिटल आउटले जो है अपना वो है 3 लाख रुपए का, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी अज्यूम दैट द प्रोजेक्ट्स आर नॉट डिविजिबल, इनडिविजिबल प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट के नाम, इन्वेस्टमेंट, कैश फ्लो, नंबर ऑफ ईयर्स और प्रेजेंट वैल्यू, इंटरेस्ट फैक्टर, एनओटी। सेम क्वेश्चन वेदिका लिमिटेड के नाम से हम अपनी क्लासेस में इसको कर रहे होते हैं। सर सबसे पहले तो ये इंडिविजिबल है, तो आपको इंडिविजिबल के स्टेप्स ही यूज कर लेने थे, जिसमें सबसे पहले आपको एनपीवी कैलकुलेट कर लेने सारे प्रोजेक्ट के, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो। सिंपल डेटा गिवन ही था, 18,000 इंटू 6.145 माइनस 50,000, 50,000 इंटू 3.170 माइनस 1 लाख, 30,000 इंटू 5.335 माइनस 1,20,000, 40,000 इंटू 7.824 माइनस 1,50,000, 30,000 इंटू 9.077 माइनस 2 लाख करोगे, आपको सारे प्रोजेक्ट्स के आपके एनपीवी पता लग जाएंगे। जब इंडिविजुअल प्रोजेक्ट होते हैं तो हमें कॉम्बिनेशन ज्यादा ना बनाने पड़े, इसलिए हम ये चेक कर लेते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा कितने प्रोजेक्ट ले सकते हैं विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट। सर 3 लाख रुपए अपने पास थे, छोटे से छोटा प्रोजेक्ट की मैं बात करूं 50,000 रुपए का, मतलब एक प्रोजेक्ट ले सकता हूं। क्या मैं 2 प्रोजेक्ट ले सकता हूं? सर 2 छोटे छोटे प्रोजेक्ट देखूं तो 50,000 और 1 लाख 1.5 लाख रुपए में 2 प्रोजेक्ट लिए जा सकते हैं, 2 भी ले सकता हूं। क्या मैं 3 प्रोजेक्ट ले सकता हूं? तो छोटे छोटे 3 प्रोजेक्ट देखूं तो 50,000, 1 लाख और 1,20,000, मतलब 3 प्रोजेक्ट में मैं ले सकता हूं, 270 लगेगा, लेकिन 4 प्रोजेक्ट नहीं ले सकता। तो मैंने यहाँ पे चेक कर लिया, क्या मैं 1 प्रोजेक्ट ले सकता हूँ? ले सकता हूँ सर। क्या मैं 2 छोटे छोटे प्रोजेक्ट ले सकता हूँ? ले सकता हूँ सर। क्या मैं 3 प्रोजेक्ट ले सकता हूँ? ले सकता हूँ। 270 तक का इन्वेस्टमेंट ही होगा, 3 भी लेता हूँ तो। 4 नहीं ले सकता क्योंकि उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट चला जाएगा, मेरे पास 3 लाख ही है।
तो इसका मतलब मुझे 3-3 के कॉम्बिनेशन बना लेने हैं, बट उससे भी पहले मैं जब प्रोजेक्ट लेने की बात करूंगा तो मैं तो बेस्ट लूंगा, और बेस्ट कौन सा है, जिसका एनपीवी सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब सबसे पहली रैंकिंग जो होगी लेने में वो रहेगा डी, जिसमें एनपीवी मिल सकता है मुझे 162960 का 1.5 लाख रुपए लगा के। सेकंड नंबर पे आता है 72310 72310 जिसमें 2 लाख रुपए लगा के मैं 72310 कमा सकता हूं। तीसरे नंबर पे आता है 60610 का ए, जिसमें मैं 50,000 रुपए लगा के 60,610 कमा सकता हूं। इसके बाद आता है 58,500 का प्रोजेक्ट बी, जिसमें मैं 1 लाख रुपए लगा के 58,500 कमा सकता हूं। लास्ट में बच गया आपका सी प्रोजेक्ट, जिसमें 40,050 रुपए में 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट करके कमा सकता हूं। तो सबसे पहले आपकी कोशिश रहेगी फर्स्ट जो 3 बेस्ट प्रोजेक्ट है वो ले लूं, डीईए। सर डीईए लेने की कोशिश करी, लेकिन डीईए लेता हूं तो इसमें 2 1 3 और 1 4 लाख रुपए का आउटफ्लो होगा, लेकिन अपने पास 3 लाख ही है, मतलब ये मेरे लिए फिजिबल नहीं है। चलो अगर मैं ये 3 नहीं ले सकता तो कोई नहीं, मैं तीसरा छोड़ने की कोशिश कर देता हूं, ए तो डीईबी ले लेता हूं। लेकिन सर डीईबी आप ले नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है ई और बी में से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक ही ले लेना। तो सर ठीक है, बी नहीं लेता तो डीई के साथ सी लेने की कोशिश कर लेता हूं। अगर डीई सी लेता हूं तो 2 3 3.5 और ये तो 4,70,000 रुपए का आउटफ्लो होगा, मेरे पास तो 3 लाख रुपए ही है, तो ये भी मेरे लिए फिजिबल नहीं है। सर नहीं ले पा रहा तो ई छोड़ के देख लो, अब क्योंकि ए छोड़ के देख लिया था, अब ई छोड़ के देख लो। ई छोड़ता हूं तो डी ए बी, सर डी ए बी लेता हूं तो 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए लगते हैं, बस सर 3 लाख रुपए लगते हैं, 3 लाख मेरे पास है तो फिजिबिलिटी यस है। तो यही 3 बेस्ट प्रोजेक्ट है जो मैं ले सकता हूं, और अगर ये 3 प्रोजेक्ट मैं लेता हूं डी ए बी तो मुझे मिलेगा 162,960, 60,610 और 58,500। इन तीनों एनपीवी का टोटल करोगे इट विल कम 282,070, दैट विल बी योर फाइनल एंड करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको ये इंडिविजुअल प्रोजेक्ट का क्वेश्चन नंबर 5A अटेम्प्ट कर देना था। हल्की फुल्की आपकी प्रेजेंटेशन चेंज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट फाइनल आंसर सेम आना चाहिए। ये 3 प्रोजेक्ट ही सिलेक्ट होने चाहिए और टोटल एनपीवी भी आपका सेम आना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5B, इस तरीके के 5-6 क्वेश्चन आप अपनी क्लासेस में करके जा रहे हो। फॉलोइंग डेटा हैज बीन अवेलेबल फॉर ए कैपिटल प्रोजेक्ट, एनुअल कैश इनफ्लो है 1 लाख, 4 साल की इसकी लाइफ है, साल्वेज वैल्यू है नहीं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है 12%, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है 1.064। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर दिस प्रोजेक्ट। आपको प्रोजेक्ट की कॉस्ट बतानी थी। सबसे पहले प्रोजेक्ट की कॉस्ट आप बहुत इजीली इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का जो पहला स्टेप होता है PVIFA एट IRR इज इक्वल टू इनिशियल कैश आउटफ्लो अपॉन में एनुअल कैश इनफ्लो से निकाल सकते हो, क्योंकि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है 12%, जिसपे PVIFA है 3.038 इज इक्वल टू इनिशियल कैश आउटफ्लो तो आपको कैलकुलेट करना है, एनुअल कैश इनफ्लो आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख, तो यहां से आपको आपके कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट पता लग गई 3,03,800। इसके बाद आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने टारगेट बनाया एनपीवी को, एनपीवी के लिए मैंने सहारा लिया पीआई का। पीआई का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय इनिशियल कैश आउटफ्लो। पीआई गिवन था, इनिशियल कैश आउटफ्लो आपने कैलकुलेट किया, तो यहां से आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो पता लगा 323,243। जब आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो भी है, इनिशियल कैश आउटफ्लो भी है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट करके आप अपना एनपीवी कैलकुलेट कर सकते हो 19,443। थर्ड रिक्वायरमेंट मैंने कैलकुलेट कर दी क्वेश्चन की। इसके बाद चौथी रिक्वायरमेंट पे बैक पीरियड। सर पे बैक पीरियड और PVIFA एट IRR सेम ही होता है, तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया 3.038। बाकी आपका मन है पे बैक पीरियड का फॉर्मूला लगाने का, लगा लो। एनुअल कैश इनिशियल कैश आउटफ्लो अपॉन में एनुअल कैश इनफ्लो। इनिशियल कैश आउटफ्लो आप लिखोगे 3,03,800 डिवाइडेड बाय 1 लाख करोगे तो आना तो यही है। और लास्ट मैंने जो सेकंड रिक्वायरमेंट थी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसका सहारा लिया। हम क्या करते हैं, हम जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालते हैं तो एनुअल कैश इनफ्लो को मल्टीप्लाई करते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी एट जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट होता है, जितने भी साल होते हैं उसके लिए, जो कि 4 साल क्वेश्चन में गिवन है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आपको पहले से पता था, यहाँ पे 323,243। एनुअल कैश इनफ्लो क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख, तो हमने ये फैक्टर निकाले। फैक्टर आए 3.23, मतलब 4 साल में 3.23 जहां पे फैक्टर है वही आपका रेट है, तो 4 साल में 3.23 ये था, तो 9% आपका आंसर आएगा। 9% आपका आंसर आएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर
5 का बी पार्ट अटेम्प्ट करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 एज एक्सपेक्टेड वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन, और इस बार 6 के साथ जो बी पार्ट था वो यहां पे आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट में से दिया था। और मैंने आपको जब मॉडल क्वेश्चन पेपर करवाया था तो मैंने आपको बोला था कि एक मॉडल क्वेश्चन पेपर में इन्वेंट्री मैनेजमेंट था, एक में रिसीवेबल मैनेजमेंट था। मैंने आपको बोला था मोस्ट ऑफ द केसेस में रिसीवेबल आता है, बट हो सकता है इस बार इन्वेंट्री दिया है मॉडल क्वेश्चन पेपर में, तो इन्वेंट्री का क्वेश्चन देखने को मिल जाए और आपको यहाँ पे इन्वेंट्री का मटेरियल कॉस्टिंग वाला टाइप क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल गया था। सबसे पहले वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6A, MJK Limited provides you the following information and you are required to prepare a statement showing working capital requirement. Estimate for the next year आपको मटेरियल की कॉस्ट, वेजेस की कॉस्ट, ओवरहेड 744 में 1,20,000 रुपए जो है वो डेप्रिशिएशन है माइनस हो जाएगा 744 माइनस 120, क्योंकि हम कैश कॉस्ट बेसिस पे बनाया करते हैं जब क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोलता। 624 आपको कंसिडर करना है। टोटल कॉस्ट की कोई रेलेवेंसी नहीं है, प्रॉफिट की कोई रेलेवेंसी नहीं है, सेल की कोई रेलेवेंसी नहीं है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में इन्वेंट्री नॉर्म्स में रॉ मटेरियल का पीरियड 2 मंथ है, WIP का 3 वीक है, फिनिश्ड गुड्स का 1 मंथ है। 50% सेल कैश में रहेगी तो 50% ही क्रेडिट सेल्स लेनी है और 2 वीक्स का क्रेडिट नॉर्मल है। कंपनी एंजॉय 4 वीक क्रेडिट फैसिलिटी ऑन ओनली 30% ऑफ द परचेजेस। ध्यान रखना केवल 30% परचेजेस पे ही क्रेडिट फैसिलिटी है, मतलब 70% यहाँ पे कैश परचेजेस रहेगी। एंड लेग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड आपको 1 मंथ लेना है, लेग इन पेमेंट ऑफ वेजेस आपको हाफ मंथ रखना है। कैश जो मेंटेन करना है वो करंट लायबिलिटी का 50% रखना है। पहले करंट लायबिलिटी निकालो, उसके बाद 50% कैश लेना। देयर इज रेगुलर प्रोडक्शन एंड सेल साइकिल and wages and overhead accrue evenly. Material is introduced in the beginning of the production cycle. तो WIP का यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं दिया, तो मटेरियल के लिए हिंट दे दिया है कि मटेरियल तो बिगिनिंग में इंट्रोड्यूस हो जाता है 100% ले लेना, और वेजेस एंड ओवरहेड नहीं गिवन होता तो हम 100% कंसिडर कर लिया करते हैं। सर बस इतना सा ही क्वेश्चन था, इसको अपने को सॉल्व करके देना था। तो स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बना के देना था आपको, जिसमें सबसे पहले आप करंट एसेट का टारगेट रखोगे, कैश तो आपको करंट लायबिलिटी का परसेंट लेना है, तो मैंने अभी नहीं लिखा। सबसे पहले स्टॉक ऑफ मटेरियल, स्टॉक ऑफ मटेरियल सिंपल 31,20,000 डिवाइडेड बाई मंथ्स में गिवन है तो डिवाइड बाई 12 इंटू 2 किया तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आ गया 5,20,000। सेकंड अगर मैं बात करूं WIP में मटेरियल 100% लेना है, लेकिन वेजेस एंड ओवरहेड तो 50-50 लिया करते हो आप, तो वेजेस के लिए मैंने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट कर दिया। वो WIP के लिए मैंने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट कर दिया, जिसमें मटेरियल मैंने 3120 ले लिया, वेजेस जो है वो 1872 का 50%, ओवरहेड जो है 744 में से 120 माइनस करके जो फिगर आएगी उसका 50%, तो 43,68,000 आपका WIP के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वैल्यू आएगी। 43,68,000 डिवाइडेड बाई, मैंने किसी भी तरीके की कोई अजम्पशन नहीं ली कि भाई नॉर्मली जब वीक मंथ्स वगैरह होते हैं तो अजम्पशंस भी ली जाती है कि सर 1 मंथ इज इक्वल टू 4 वीक्स अज्यूम कर लिया जाता है, 1 मंथ इज इक्वल टू 4 वीक्स अज्यूम कर लिया जाता है, बट मैंने यहाँ पे किसी तरीके की कोई अजम्पशन नहीं ली है। मंथ वाले क्वेश्चन को मंथ्स में ट्रीट कर लिया है और वीक्स वालों को वीक में कंसिडर कर लिया है। हो सकता है इंस्टीट्यूट जब इसका आंसर दे तो एक अजम्पशन लेकर चले 1 मंथ इज इक्वल टू 4 वीक, तो उस सिचुएशन में हल्के फुल्के आंसर्स आपके वेरी करेंगे। और अगर आपने भी इस तरीके कोई अजम्पशन ली है और नोट लिख दिया है कि हमने 1 मंथ इज इक्वल टू 4 वीक्स अज्यूम किया है, तो भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक माना जाएगा। मैंने मंथ को मंथ के हिसाब से, वीक को वीक के हिसाब से किया, तो डिवाइड बाय 52 इंटू 3 2,52,000 आ गया। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स में जाओगे तो स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स में जाओगे तो सर सीधा सीधा आप 31,20,000 ले लो, 18,72,000 ले लो, प्लस 6,24,000 ले लो, ये आ जाएगा 56,16,000। 56,16,000 डिवाइडेड बाई फिनिश्ड गुड्स 1 मंथ है तो डिवाइड बाई 12 इंटू 1 कर लेना है आपको आपका स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स पता लग जाएगा। डेटर्स में जब आप जाओगे तो अमाउंट तो सेम ही रहेगी 56,16,000, लेकिन 50% तो सेल्स कैश में है, तो 56,16,000 का 50% ही आपको क्रेडिट सेल्स की कॉस्ट लेनी है, डिवाइडेड बाई, अगर मैं बात करूं तो डेटर्स का पीरियड आपको 2 वीक गिवन है तो मैंने डिवाइड बाई 52 इंटू 2 किया है। अगर आप मंथली बेसिस पे उस तरीके से एज्यूम करते हो कि सर 1 मंथ इज इक्वल टू 4 वीक, तो फिर यहाँ पे 12 इंटू 0.2 आ जाएगा, वो 12 इंटू
5 आ जाएगा। आंसर आपके हल्के फुल्के वेरी करेंगे अजम्पशन के अकॉर्डिंगली, बट मैंने कहा क्यों अजम्पशन लेनी जब क्वेश्चन को सॉल्व बिना अजम्पशन के किया जा सकता है। तो आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आ गया, लेकिन कैश अभी हमने नहीं लिया तो एक्सेप्ट कैश मैंने लिख दिया है। करंट लाइबिलिटीज में आज सबसे पहले क्रेडिटर्स लेते हो, ध्यान देना 31,20,000 रुपए का मटेरियल आप क्रेडिटर्स से खरीदोगे, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है केवल और केवल 30% परचेज पे ही क्रेडिट फैसिलिटी है, मतलब 70% कैश है। तो आपको 31,20,000 का 30% ही कंसिडर करना है क्रेडिट परचेजेस, डिवाइड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे, आपको आपके क्रेडिटर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा क्वेश्चन ने कहा कि आउटस्टैंडिंग ओवरहेड लेग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड 1 मंथ का है, तो ओवरहेड था आपका 624, तो 624 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 करोगे, आपको आउटस्टैंडिंग ओवरहेड मिल जाएगा। और लेग इन पेमेंट ऑफ वेजेस जो है वो हाफ मंथ है, तो वेजेस है 1872 डिवाइड बाय 12 इंटू 0.5 करोगे, तो आपको आउटस्टैंडिंग वेजेस मिल जाएगा। इन तीनों फिगर का मैंने टोटल किया, इन तीनों फिगर का टोटल किया, और उसका एज पर क्वेश्चन 50% आपने कैश रखना है, तो इसका 50% मैंने कैश लिख दिया। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में से ये 3 फिगर माइनस हो जाएगी, कैश प्लस कर लोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल 12,47,000। आप जरूर बताएं कि क्या आपने इस क्वेश्चन को अजम्पशन के हिसाब से किया है, क्या किसी बच्चे ने टोटल कॉस्ट की अजम्पशन लेकर भी इस क्वेश्चन को किया है। क्लियरली अगर मैं कहूं क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट की अजम्पशन नॉर्मली नहीं लेनी चाहिए, कैश कॉस्ट बेसिस पे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। क्या आपने वीक्स वाली अजम्पशन कुछ कंसीडर करी है कि 1 मंथ इज इक्वल टू 4 वीक्स? अगर करा है ऐसा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल बिल्कुल ठीक माना जाएगा। हो सकता है इंस्टीट्यूट भी कुछ अजम्पशन के साथ आंसर को आपको दे दे। इसके बाद तो क्वेश्चन पेपर जो है वो तो इजी लग रहा है, इसमें किसी तरीके ट्रिकी पॉइंट्स तो नहीं है क्वेश्चंस में। एक रेशियो वाला क्वेश्चन छोड़ दिया जाए, उसमें भी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को छोड़ दिया जाए, तो बाकी तो सब पूरा पेपर बिल्कुल अच्छा पेपर लग रहा है। तो इस पेपर को अगर पेशेंस के साथ सॉल्व किया गया है तो आप इसमें काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट देखो, दैट इज फ्रॉम इन्वेंटरी मैनेजमेंट। कॉस्टिंग का कहूं तो मटेरियल कॉस्टिंग का चैप्टर में ये क्वेश्चन हुआ करते हैं। मृत्युंजय लिमिटेड रिक्वायर्स 90,000 यूनिट्स ऑफ ए सर्टेन आइटम एनुअली, आपको ए पता लग गया। द कॉस्ट पर यूनिट इज ₹3, द कॉस्ट पर परचेज ऑर्डर ₹300, आपको ओ पता लग गया। और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट ₹6 पर यूनिट पर ईयर, आपको सी पता लग गया। व्हाट इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? तो 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइड बाई सी, 2 इंटू 90,000 इंटू 300 डिवाइड बाई 6 रूट में करोगे तो आपको आपका आंसर मिलेगा यहाँ पे, दैट विल बी 3,000 यूनिट। सबसे पहले तो ईओ क्यू पूछा था, 3,000 यूनिट इसका आंसर था। इसके बाद क्वेश्चन का एग्जामिन करो, व्हाट विल बी मृत्युंजय लिमिटेड डिसीजन रिगार्डिंग द ऑप्टिमल क्वांटिटी इफ द सप्लायर अंजलि लिमिटेड ऑफर डिस्काउंट एज बिलो। अब मृत्युंजय लिमिटेड तो चाहेगा भाई 3,000 यूनिट के ऑर्डर प्लेस करूं, लेकिन सप्लायर ने दिया लालच। क्या लालच दिया? बोला अगर आपकी ऑर्डर क्वांटिटी 4,500 से 5,999 तक होती है तो मैं 2% डिस्काउंट दे दूंगा, और अगर ये 6,000 से भी ऊपर रहती है तो मैं 6,000 या उससे ऊपर रहती है तो मैं 3% का डिस्काउंट दे दूंगा। आप पढ़ते हो कि सर इस तरीके से जब हमारे पास लेवल गिवन होते हैं तो हम मिनिमम कंसिडर किया करते हैं। तो आपको एक तो ईओक्यू 3,000 की क्वांटिटी पे कैलकुलेशन करनी है, एक 4,500 पे और एक 6,000 के लेवल पे कैलकुलेशन कर लेनी है। सबसे पहले टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, जिसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर मैंने यहाँ पे निकाल के रख दिए हैं कि पूरे साल में आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, 90,000 की। 90,000 डिवाइड बाई 3,000 करोगे 30 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। 90,000 डिवाइडेड बाई 4,500 करोगे 20 ऑर्डर। 90,000 डिवाइड बाई 6,000 करोगे तो आपको 15 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर ये रहे, कॉस्ट थी एक ऑर्डर की 300, तो 30 इंटू 300, 20 इंटू 300, 15 इंटू 300, दैट विल बी योर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसके बाद आप लेते हो टोटल कैरिंग कॉस्ट, फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर साइज मल्टीप्लाई बाय सी। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3,000 मल्टीप्लाई बाय सी 6 रुपए 9,000। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4,500 इंटू 6 13,500। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6,000 मल्टीप्लाई बाय 6 18,000। परचेज कॉस्ट की मैं बात करूं तो क्वेश्चन ने कहा था 3 रुपए पर यूनिट का प्राइस है, 90,000 यूनिट खरीदूंगा तो 2,70,000 रुपए की कॉस्ट आती है, 2,70,000 रुपए की कॉस्ट आती है। लेकिन क्वेश्चन ने कहा अगर 4500 से 5,999 पे जाओगे तो 2% का डिस्काउंट, तो मैंने 2,70,000 में से 2% डिस्काउंट माइनस करके फिगर लिख दी। और अगर आप 6,000 उससे ऊपर जाते हो तो 3% डिस्काउंट, तो जो 2,70,000 था उसमें से मैंने 3% माइनस करके लिख दिया। टोटल किया
तो टोटल सबसे कम आ रहा है 4500 के लेवल पे। तो इसका मतलब आपको 4500 से 5999 वाला जो ऑर्डर साइज है वो पिक करना चाहिए, इसमें आपकी कॉस्टिंग कम से कम आएगी। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन फ्रॉम इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसके बाद लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पार्ट ए आपको कैपिटल स्ट्रक्चर में से देखने को मिल रहा था ट्रेडिशनल अप्रोच, और पार्ट बी जो था वो आपको देखने को मिल रहा था ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस में से। क्वेश्चन नंबर 7 ए देख लो पहले। एपेक्स लिमिटेड प्रोवाइड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नेट ऑपरेटिंग इनकम मतलब ईबीआईटी आपके पास गिवन था 75,000 और इन्वेस्टमेंट आपका 5 लाख। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यहां पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी की अगर मैं बात करूं तो यहां पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, ये ध्यान देना 15%। ठीक है, अगर फर्म यूज नहीं करती है डेट तो सिंपल सी बात है कुछ भी नहीं होने वाला। इफ द फर्म यूजेस 2 लाख डिबेंचर देन इट विल बी 18%। तो ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है, अगर आप कोई डेट यूज नहीं करते हो तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा 15%। अगर फर्म 2 लाख रुपए तक के डिबेंचर यूज करती है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा 18%, और 3 लाख रुपए के डिबेंचर यूज करती है तो उस सिचुएशन में आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी 20% होगा। तो ये तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ही बता दिया आपको। अज्यूम करो कि अगर आप 2 लाख रुपए के डिबेंचर लेते हो तो 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जबकि अगर आप 3 लाख रुपए के डिबेंचर इश्यू करते हो तो 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, सबसे पहले तो आपको मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म कैलकुलेट करना है, उसके बाद ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल केओ कैलकुलेट करना है, ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करना है और बताना है कि कौन सा डेट इक्विटी मिक्स आपके लिए बेस्ट है। तो सर आपके सामने सिचुएशन है 3, या तो डेट नहीं रखूंगा, या फिर 2 लाख रुपए की डेट रखूंगा, या फिर 3 लाख रुपए की। ईबीआईटी, सबसे पहले आपको ईबीआईटी तो बता ही दिया था 75,000 है, वो तो हर ऑप्शन में सेम ही रहेगा। माइनस इंटरेस्ट की बात करें तो या तो इंटरेस्ट नहीं होगा, 2 लाख रुपए लेके आओगे तो 10% के हिसाब से 20,000 इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 3 लाख लेके आओगे तो 12% के हिसाब से 36,000 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली आपको आपका ईबीटी पता लग गया। ईबीटी को केई से डिवाइड करते हैं तो हमें वैल्यू ऑफ इक्विटी पता लगती है। केई गिवन है कि नो डेट के केस में 15%, 2 लाख के केस में 18, 3 लाख के केस में 20%। तो 15, 18 और 20% विल बी और केई। ईबीटी अपॉन में केई करोगे आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी पता लग जाएगा, जिसमें डेट की वैल्यू ऐड करोगे तो आपको आपकी फर्म की वैल्यू पता लग जाएगी। ये तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म आ गई। ट्रेडिशनल अप्रोच चल रहा है, टैक्स वैक्स है नहीं, तो इस सिचुएशन में ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सिंपल फॉर्मूला ईबीआईटी अपॉन में वैल्यू ऑफ फर्म 75,000 डिवाइड बाय 5 लाख, 75,000 डिवाइड बाय 5 लाख 5,556, 75,000 डिवाइड बाय 4 लाख 95,000। आपका ये आ जाएगा 15%, 14.84% और 15.15%। कौन सा बेस्ट है सर? दिस वन इज बेस्ट, क्योंकि इसमें आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम से कम है और बिजनेस की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा है। तो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7A। और क्वेश्चन नंबर 7B तो सेम क्वेश्चन आप अपनी क्लासेस में ऑलरेडी करके जा रहे हो। ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस का क्वेश्चन नंबर 2 जाके देख लो अपने नोट्स का, सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा इक्का दुक्का फिगर चेंज के साथ। मॉडर्न केमिकल्स लिमिटेड रिक्वायर्स ₹25 लाख फॉर ए न्यू प्लांट, 25 लाख रुपए चाहिए अपने को। दिस प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको रखना है 5 लाख रुपए। वाइल डिसाइडिंग अबाउट द फाइनेंशियल प्लान कंपनी कंसीडर द ऑब्जेक्टिव है कंपनी का कि ईपीएस मैक्सिमम करना है, तो ईपीएस निकालो, जो सबसे ज्यादा होगा वो ऑप्शन अडॉप्ट कर दो। इट हैज 3 ऑल्टरनेटिव, 3 ऑल्टरनेटिव है टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट बाय रेजिंग। या तो डेट रखूंगा 2.5 लाख, अगर 2.5 लाख का डेट रखूंगा तो 22.5 लाख रुपए का मुझे इक्विटी रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन खुद ही क्रिएट करने थे, यहाँ पे आपको ऑप्शन जो है वो खुद ही क्रिएट करने थे, खुद ही क्रिएट करने थे। 2.5 लाख रुपए डेट रखोगे तो 22.5 लाख रुपए का इक्विटी होगा, क्योंकि टोटल फंड आपको 25 लाख रुपए चाहिए। या फिर आप 10 लाख रुपए का डेट रखोगे, 10 लाख रुपए का डेट रखोगे तो 15 लाख रुपए का इक्विटी लेना पड़ेगा, क्योंकि 25 लाख रुपए आपको टोटल फंड रिक्वायरमेंट है। और तीसरे केस में आप 15 लाख रुपए का डेट रखोगे, 15 लाख का डेट रखोगे तो बचा हुआ बैलेंस जो है 10 लाख आपको इक्विटी लेना पड़ेगा, क्योंकि टोटल फंड रिक्वायरमेंट आपकी 25 लाख की है। ईबीआईटी तो कॉपी कर ही दिया मैंने 5 लाख रुपए। लेकिन आगे कहते हैं कंपनीज शेयर्स आर करंटली सेलिंग ₹150। अभी तो शेयर का जो प्राइस है वो 150 रुपए है, लेकिन इट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन टू 125 इन द केस द फंड्स आर बोरोड इन एक्सेस ऑफ 10 लाख।
लेकिन अगर आपका डेट जो है वो 10 लाख रुपए से ऊपर जाएगा, मतलब तीसरा वाला केस, तो तीसरे वाले केस में आपका जो शेयर का प्राइस है 125 हो जाएगा। ठीक है, द फंड कैन बी बोरोड एट द रेट ऑफ 10% अप टू ₹250। जो 2.5 लाख रुपए तक की बोरोइंग करोगे उस पर 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। एट 15% फॉर 2,50,001 अप टू 10 लाख, 2,50,000 एक से लेकर 10 लाख रुपए वाली जो बोरोइंग होगी, मतलब 7.5 लाख रुपए है, वो 15% पे होगा। और 20% होगा अगर आप 10 लाख रुपए से ऊपर का लोन लेते हो उसके लिए। टैक्स का रेट 50% रहेगा। ईपीएस निकाल के आपको बेस्ट प्लान सजेस्ट करना था। तो सर सबसे पहले वाले केस में तो 2.5 लाख रुपए का डेट था और क्वेश्चन ने कहा था 2.5 लाख रुपए पे आपको 2.5 लाख रुपए पे आपको 10% का इंटरेस्ट पे करना है, तो ये तो 25,000 रुपए का इंटरेस्ट आ गया। सेकंड वाले केस में डेट है 10 लाख की, तो पहले 2.5 लाख पे तो भाई 25,000 ही रहना है, पहले 2.5 लाख रुपए पे तो 25,000 ही रहना है, तो ये 25,000 रुपए तो हो गई। लेकिन नेक्स्ट जो 2,50,000 से 10 लाख होगा, मतलब 7.5 लाख रुपए है, इस पे आपको 15% पे करना है, तो 7.5 लाख रुपए का 15% 1,12,500 का इंटरेस्ट पे करना है। तीसरे केस में तो आपकी बोरोइंग जो है वो 15 लाख है, तो 2.5 लाख तक तो 25,000, 2.5 से 10 तक 1,12,500, और 10 लाख रुपए से ऊपर जो 5 लाख रुपए उस पर 20% 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट देना है। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करोगे ईबीटी आ जाएगा, माइनस करेंगे टैक्स। टैक्स का रेट क्वेश्चन में आप देख सकते हो 50% गिवन है, टैक्स माइनस किया तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया, और अर्निंग आफ्टर टैक्स को डिवाइड करोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। पहले केस में आपका 150 रुपए का शेयर प्राइस रहेगा, इक्विटी कितना है 22.5 लाख, तो 22.5 लाख डिवाइडेड बाई 150, 15,000 शेयर इश्यू करने पड़ेंगे। सेकंड केस में 15 लाख का इक्विटी है, 150 के हिसाब से 10,000 शेयर। लेकिन तीसरे केस में जब आपकी बोरोइंग 10 लाख से एक्सीड कर गई तो आपका शेयर का प्राइस एज पर क्वेश्चन 125 रह जाएगा, और आपको इक्विटी रेज करना है 10 लाख का, तो 10 लाख डिवाइड बाय 125, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर विल बी 8,000। ईपीएस का फॉर्मूला ईएटी अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, 237,500 डिवाइड बाय 15,000 15.83, 181,250 डिवाइड बाय 10,000 18.125, 131,250 डिवाइड बाय 8,000 16.41। बेस्ट कौन सा है सर? ऑप्शन 2 जो है वो बेस्ट है, क्योंकि इसमें ईपीएस आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम देखने को मिल रहा है। तो ये था आपका प्रैक्टिकल पोर्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपको बीडीए में से गिवन था। सिंपल क्वेश्चन ही थे, अपनी क्लासेस में आप करके जाते हो। डिस्कस द कोर स्टेप्स टू बी फॉलोड इन ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इनटू डिसीजन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे वही कॉपी पेस्ट कर दिया जो आप अपनी क्लासेस में करते हो। क्लासेस में जो करते हो वही स्लाइड्स मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया आपके लिए। तो ये आपको पॉइंट 6 गिवन थे, वो आपको लिख देने थे, 6 पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने थे। और इसके बाद नेक्स्ट था व्हाट डू यू मीन बाय डेटा एनालिटिक्स का मतलब, और इसके भी आपको स्टेप्स बताने। तो इसमें भी मैंने वही स्लाइड्स कॉपी पेस्ट कर दी है जो हम अपनी क्लासेस में करते हैं सर, डेटा एनालिटिक्स का मीनिंग, और ये रहे इसके स्टेप्स। 5 स्टेप्स आपको यहाँ पे, वो 5 नहीं ज्यादा, 5 स्टेप्स आपको यहाँ पे मेंशन कर देने थे। तो ये था आपका पूरा का पूरा एफएमबीडीए का पेपर, जो कि दिसंबर 2025 में पूछा गया। एमसीक्यू क्वेश्चन भी दोबारा करवा दिए ताकि सिंगल वीडियो में आपको पूरा का पूरे पेपर का सॉल्यूशन मिल जाए। तो एमसीक्यू प्लस सेक्शन बी डिटेल मैंने सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, जिसमें मुझे केवल एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम लगी, वो थे रेशियो वाले पॉइंट में, रेशियो के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वाले पॉइंट में। बाकी तो पूरा पेपर बिल्कुल ठीक ठाक अच्छा लग रहा है। आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं कि इस तरीके के पेपर में आप कहां पे मिस्टेक कर रहे हो, कितना स्कोर होने की आपकी उम्मीद है। बाकी भी अगर कोई दिक्कत परेशानी आपको इस पेपर में लगती है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप पूछिए। और लास्ट में याद दिला दूं, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना, और वीडियो अगर आपके लिए बेनिफिशियल था तो लाइक बटन प्रेस करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। और ये जो नोट्स आपके सामने आए पीडीएफ फॉर्म में, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, आपको हमारी मोबाइल ऐप से ये डाउनलोड करना होगा। मोबाइल ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा। मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन में जाइए, स्टोर सेक्शन में इसका पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगा। साथ के साथ आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कीजिए, क्योंकि इस तरीके की जो एग्जाम से पहले रिवीजन सीरीज है, मॉडल क्वेश्चन पेपर की सीरीज है, एमसीक्यू बैंक की सीरीज है, एग्जाम के बाद सजेस्टेड आंसर की सीरीज है, इन सब के वीडियो के लिंक्स आपको हम वहां पे प्रोवाइड करा देते हैं।
अगर आप हमारी FMBDA की क्लासेस लेना चाहते हो, इवन FMBDA की क्यों, अगर ग्रुप 1 की कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लासेस लेना चाहते हो, ग्रुप 2 में OMSM भी हो गया, FMBDA हो गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वगैरह, और अगर आप फाइनल की क्लासेस SCM और SFM लेना चाहते हो, अवेलेबल है हमारे पास। मैं ही सब्जेक्ट ये टीच करता हूं जो मैंने बोले हैं, तो आप हमारी क्लासेस ले सकते हो। रीजनेबल प्राइसेस हैं, मार्केट के कंपैरिजन में रीजनेबल प्राइसेस हैं, और आपको मल्टीपल वैलिडिटी ऑप्शंस मिल जाते हैं। मिनिमम आप 1 मंथ वैलिडिटी की क्लासेस भी ले सकते हो, 2 मंथ की भी ले सकते हो, 3 मंथ के लिए भी ले सकते हो, 4 मंथ के लिए भी ले सकते हो, इवन एग्जाम तक की वैलिडिटी की क्लासेस भी ले सकते हो। अफोर्डेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अगर आपको मोबाइल में क्लासेस देखनी है तो मोबाइल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, डायरेक्ट आप वहां से क्लासेस बाई करेंगे, इमीडिएट एक्टिवेशन है, कोई मैनुअल प्रोसेस आपको करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप वहां पे बाई करते हैं, इमीडिएट आपकी क्लासेस का एक्टिवेशन हो जाता है। और अगर आपको लैपटॉप डेस्कटॉप पे क्लासेस देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट का लिंक देखने को मिल जाएगा, वहां पे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी OMSM का सॉल्यूशन बाकी है अगर मैं ग्रुप 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, और अगर ये वीडियो कोई फाइनल वाला बच्चा देख रहा है तो HCM का सॉल्यूशन भी जल्दी मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।